हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न एंड फन। तो हमने चैप्टर 3 एनसीईआरटी क्लास 10th की हिस्ट्री शुरू की थी। हमने पार्ट 7 तक इसका पढ़ लिया है, मतलब कि अप्रॉक्स ये चैप्टर कंप्लीट ही होने को। इसके बाद एक और वीडियो आएगी, इस वीडियो के बाद उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फाइनली। वैसे बहुत मज़ेदार चैप्टर है। हाँ, तो पार्ट 7 में हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ा था और सिविल डिसोबीडियंस और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बीच में क्या डिफरेंस था, ये सब भी पढ़ा था। इस मोमेंट में हम लोग ये पढ़ेंगे कि सीडीएम में ने मतलब सीडीएम को अलग अलग ग्रुप्स ने किस नज़रिए से देखा, या उन्होंने सीडीएम के बारे में क्या सोचा, उनकी स्वराज के ऊपर क्या थॉट्स थे, उनके लिए स्वराज क्या था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 1, 2, 3, come on! हाँ, तो पहले हम शुरू करते हैं रिच पीजेंट्स के साथ। रिच पीजेंट ने सीडीएम को किस नज़रिए से देखा, या उनके लिए सीडीएम आने का या सीडीएम से जो कंक्लूज़न आना था वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड था। तो चलिए शुरू करते हैं। रिच पीजेंट्स लाइक पटीदार्स ऑफ गुजरात एंड जट्स ऑफ यूपी वर एक्टिव इन द मूवमेंट। ये लोग जो थे पटीदार्स ऑफ गुजरात और जट्स जो थे यूपी के, ये लोग रिच पीजेंट्स थे और ये लोग मूवमेंट में एक्टिव थे क्योंकि ये लोग कमर्शियल क्रॉप के प्रोड्यूसर थे। तो उन्होंने उन लोगों को प्राइस कम होने की वजह से और मतलब गवर्नमेंट के इतने प्रेशर की वजह से उन लोग की जो भी प्रॉफिट है या जो भी उन लोग का ट्रेड है वो बहुत डिक्रीज हो रहा था। उनको बहुत मतलब ट्रेड डिप्रेशन हो रही थी, उनकी प्राइजेस, उनकी जो इनकम है वो बहुत कम होती जा रही थी। As their cash income disappeared, they found it impossible to pay government revenue। क्योंकि उनके इनकम जो है वो कम होते जा रहे थे, तो उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी गवर्नमेंट के सारे टैक्सेस रेवेन्यूज फील करने में। तो these rich peasants become enthusiastic supporters of civil disobedience movement, organizing their members of community at the time of forcing recultant members to participate in boycott program। वो लोग क्या करते थे कि उन लोग को ऐसा लगता था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो जाए, मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से उन्हें फ़ायदा होगा और उन्हें ये रेवेन्यू वगैरह नहीं देना पड़ेगा। तो उन लोग की ये सोच थी इसके ऊपर। वो लोग क्या करते थे, ग्रुप्स बनाते थे अपनी कम्युनिटी से, क्योंकि वो रिच पीजेंट से तो बहुत लोग होंगे उनके मतलब कांटेक्ट में, तो उन लोग का ग्रुप बनाते थे और उन लोग को भी फोर्स करते थे कि इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें और जैसे फॉरेन गुड्स वगैरह को बॉयकॉट करें। इनके लिए स्वराज थी हाई रेवेन्यू के अगेंस्ट फाइट। जैसा कि मैंने अभी बोला कि उनके अकॉर्डिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का जो कंक्लूजन आएगा वो ये आना चाहिए कि जो उन्हें हाई रेवेन्यू पे करना पड़ रहा है वो ना करना पड़े। बट दे वर डीपली डिसअपॉइंटेड व्हेन द मूवमेंट इज कॉल्ड ऑफ विदाउट द रेट्स ऑफ बिंग रिवाइज्ड। जब उन्हें बहुत बुरा लगा जब मूवमेंट बंद हो गया और उनकी मांगे जो थी वो पूरी नहीं हुई तब। इसीलिए जब दोबारा मूवमेंट शुरू हुआ 1932 में, तो बहुत सारे मतलब इनमें से बहुत सारे लोगों ने रिफ्यूज़ कर दिया पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गई रिच पीजेंट्स की बात। अब हम करते हैं पुअर पीजेंट्स की बात। जो पुअर पीजेंट्री थी वो रेवेन्यू कम करने के, उनका भी यही था कि उन्हें जो रेवेन्यू पे करना पड़ रहा है, क्योंकि वो तो पुअर थे। सोचो जब रिच को प्रॉब्लम हो रहा है रेवेन्यू देने में, तो पुअर्स को कितना प्रॉब्लम होगा। तो उन्हें भी, उनकी भी यही डिमांड थी कि रेवेन्यू कम कर दी जाए। वो लोग जो छोटे छोटे टीनेंट्स होते थे वो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड से ज़मीन रेंट पर लेते थे और हम क्या करते थे, वो लोग उसके ऊपर कल्टीवेशन करते थे। और जैसे जैसे डिप्रेशन बढ़ता जाता, ट्रेड डिप्रेशन, उनका भी जो कैश इनकम था वो कम होता जा रहा था। तो उन्हें एक तो रेवेन्यू भी पे करना था, दूसरा उन्हें रेंट भी देना था लैंडलॉर्ड्स को। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी थी टू पे देयर रेंट। अपना रेंट पे करने में उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। दे वॉन्टेड द अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड टू बी रिमिटेड। वो चाहते थे कि जो अनपेड रेंट था, मतलब जो रेंट वो पे नहीं कर पा रहे हैं, वो ख़त्म कर दिया जाए या उसे छोड़ दिया जाए, माफ़ कर दिया जाए। They joined a variety of radical movement. Often they lead a socialist communist, apprehensive of raising issues that might upset the rich peasants and landlords. The Congress unwillingly to support no rent campaign in the most places. उन लोगों ने भी बहुत सारे मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया और लेकिन
जो कांग्रेस थी वो इन लोगों के नो रेंट कैंपेन को उतना बढ़ावा नहीं दी, क्योंकि कांग्रेस को ऐसा लगता था कि इसकी वजह से जो रिच पीजेंट्स हैं या लैंडलॉर्ड्स हैं, एक मिनट, ये लैंडलॉर्ड्स, हाँ, रिच पीजेंट्स और जो लैंडलॉर्ड्स हैं उन लोग को मतलब वो लोग अपसेट हो जाएंगे, और अभी कांग्रेस को जितने भी पावरफुल लोग थे उनका सपोर्ट चाहिए था, तो उन लोगों ने नो रेंट कैंपेन को ज़्यादा वैल्यू नहीं दी। सो इसलिए जो पुअर पीजेंट्स और कांग्रेस के बीच का जो रिलेशन था कुछ खास अच्छा नहीं था, क्योंकि उनकी इच्छाएं ही नहीं पूरी हो रही थी, तो उनसे मतलब क्या उम्मीद रख सकते हैं वो लोग। करते हैं बिजनेस क्लास की। ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट हैड मेड अ ह्यूज प्रॉफिट एंड बिकम पावरफुल। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो जो भी इंडियन मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनका बहुत प्रॉफिट हुआ और वो बहुत पावरफुल हो गए, ठीक है। और जैसे जैसे उनका बिजनेस एक्सपेंड हो रहा था उन्हें अच्छा लग रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा था, कॉलोनियल पॉलिसीज़ की वजह से उनके बिजनेस एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम हो रही थी। वो अपना बिजनेस जितना एक्सपेंड करना चाहते थे उतना नहीं कर पा रहे थे, तो उन्हें चाहिए था इम्पोर्टेड फॉरेन गुड्स से प्रोटेक्शन। मतलब वो चाहते थे कि जो फॉरेन गुड्स को इंपोर्ट किया जा रहा है वो कम हो जाए, जिसकी वजह से इन लोग के जो बनाए हुए गुड्स हैं वो इंडिया में मतलब बिकें, क्योंकि इम्पोर्टेड गुड्स जो थे फॉरेन से वो आते थे और वो सस्ते होते थे, तो लोग ज़्यादातर उन्हें खरीदते थे और इसकी वजह से इनके बिजनेस पे काफ़ी इफेक्ट हो रहा था। तो टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट दे फॉर्म द Indian Industrial and Commercial Congress in 1920 and Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry FICCI in 1927, led by prominent industrialists like Purushottam Thakurdas and G.D. Birla। ये बिजनेस इंटरेस्ट को बढ़ावा देने के लिए या इन सब इम्पोर्टेड गुड्स को रोकने के लिए इन लोगों ने कुछ फेडरेशंस ऑर्गेनाइज किए, जैसे इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट कमर्शियल कांग्रेस IICC और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI इन 1927। इसको 1920 में बनाया था और इसको 1927 में बनाया था। और ये कुछ खास जो मतलब जो बहुत पावरफुल बिजनेसमैन होते थे हाँ, उन लोग के द्वारा ये क्या होता था, मतलब चलाया जाता था या वो लोग लीड करते थे, जैसे पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और GD बिरला। They supported civil disobedience movement but when it was first launched, जब ये शुरू में लॉन्च हुआ था CDM, तब इन लोगों ने इसको बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया था, और इन लोगों ने इसका जो रूल था कि जो भी कॉलोनियल गुड्स हैं उनको बॉयकॉट करना है, उसको ख़रीदना नहीं है, बेचना नहीं है, तो इन लोगों ने इसको भी सपोर्ट किया था। Most businessmen come to see Swaraj as a time of colonial restrictions on business would be no longer exist and the trade and industry would flourish without constraints। बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन थे, मतलब इन लोगों का सोच था कि जो स्वराज आएगा यानी CDM के बाद जो कंक्लूज़न निकलेगा, जो हमें आज़ादी मिलेगी, वो इन लोगों के नज़रिए में इनके बिज़नेस को एक्सपेंड करने की आज़ादी मिलेगी और कोई भी रिस्ट्रिक्शन से इन्हें रोक नहीं पाएगी। जैसे इंपोर्टेड गुड्स की वजह से इनका बिज़नेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंड नहीं हो पा रहा था, तो वो सब जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं वो सब नहीं रहेगी। इनके लिए ये था स्वराज का मतलब। But after the failure of Round Table Conference, business groups were no longer uniformly enthusiastic। लेकिन जैसे ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो था वो फेल हो गया, तो फिर जो ये लोग थे इन लोगों ने भी अपना पलड़ा झाड़ के निकल लिया। अब कोई फ़ायदा ही नहीं है भाई, हम क्यों टाइम वेस्ट करें, ऐसा सोचा इन लोगों ने और अपना निकल लिया। फ़ायदा होता है तभी कोई कहीं जाता है। हाँ, इसीलिए कह रही हूँ, उस वीडियो से फ़ायदा है, लाइक कर दो। चलो आगे बढ़ते हैं। वर्किंग क्लास। अब बात करते हैं वर्किंग क्लास की। द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस डज नॉट पार्टिसिपेट इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन लार्ज नंबर एक्सेप्ट इन द नागपुर रीजन।
ज़्यादातर वर्किंग क्लासेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। क्यों भाई? क्योंकि बिजनेस क्लासेस का ज़्यादा सपोर्ट था, और बिजनेस क्लासेस का ज़्यादा सपोर्ट रहेगा तो वर्किंग क्लास ज़्यादा कहाँ से सपोर्ट करेंगे। लेकिन नागपुर रीजन में वर्किंग क्लासेस का सपोर्ट ज़्यादा था बाकी सारे रीजन्स के कंपैरिजन में। एज द इंडस्ट्रियलिस्ट कम क्लोजर टू द कांग्रेस, वर्कर्स स्टेट अलूफ। जैसा अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे कांग्रेस इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जा रही थी, बिजनेस क्लास के पास ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही थी, तो वर्कर्स जो थे इससे दूर रहते थे, मतलब उतना पार्टिसिपेट वगैरह नहीं करते थे इस कैंपेन में। But in spite of that, some workers did not participate in CDM. They also adopted some ideas of Gandhian program like boycott of foreign goods as a part of their own movement against low wages and poor working conditions. इसके बावजूद भी जो वर्कर्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया था सीडीएम में, उन लोगों ने गांधीयन प्रोग्राम के कुछ कुछ रूल्स अडॉप्ट किए थे, मतलब कुछ कुछ रूल्स अपनाए थे, जैसे कि फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट करना। ये इन लोग का एक छोटा सा जो खुद का मूवमेंट था ना, उसमें इन लोगों ने ये गुड्स मतलब ये रूल्स अपनाए थे, और इनका मूवमेंट था लो वेजेस और पुअर वर्किंग कंडीशंस के खिलाफ। तो अब हम एक और पॉइंट है, देयर वर स्ट्राइक बाय रेलवे वर्कर्स इन 1930 एंड डॉक वर्कर्स इन 1932। या ये एक थोड़ा इम्पॉर्टेंट अलग सा पॉइंट दिया हुआ है, जो एक बार 1930 में रेलवे वर्कर्स ने स्ट्राइक किया था और डॉक वर्कर्स ने 1932 को। डॉक वर्कर्स मतलब ऐसे वर्कर्स जो सी पोर्ट पे वर्क करते हैं, सी पोर्ट पे काम करने वाले वर्कर्स को हम लोग डॉक वर्कर्स कहते हैं, और इन्होंने 1932 में स्ट्राइक किया था और रेलवे वर्कर्स ने 1930 में। In 1930, thousands of workers in Chota Nagpur 10 miles were Gandhi's cap and protest in rallies and boycott campaign. 1930 में छोटा नागपुर 3 माइल के थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स ने गांधी जी की कैप पहनी और रैलीज में पार्टिसिपेट किया और बॉयकॉट कैंपेन में भी पार्टिसिपेट किया। अब भाई ये तो बात हो गई हमारे क्लासेस की, वर्किंग क्लासेस की। आप हर जगह देख रहे होगे बस मेंस की बात हो रही है। वुमेन्स का उस टाइम में भी एक बहुत बड़ा रोल था सीडीएम में, मतलब स्वराज में, पूरे मतलब हमारे इंडिपेंडेंस में वुमेन्स का भी बहुत बड़ा रोल है, ये आप लोग को पता ही होगा। तो उसी तरह मैं आपको छोटी सी टॉपिक इसके ऊपर बताने जा रही हूँ कि वुमेन्स का सीडीएम में क्या रोल था। चलिए शुरू करते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ सीडीएम वॉज लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि इसमें बहुत सारी वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया था। जहाँ भी गांधी जी जाते थे सॉल्ट मार्च के टाइम पे, तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, थाउजेंड्स ऑफ लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते थे और उनकी बातें सुना करते थे। तो इसमें वुमेन्स भी थी जो घर से बाहर निकलती थी उनकी बातें सुनने की, और थोड़ी मोड़ी नहीं, बहुत सारी वुमेन थी। They participated in protest marches, manufactured salt and picketed foreign clothes and liquor shop। जैसे कि मेन करते थे वैसे ही वुमेन भी मार्चेस में प्रोटेस्ट करती थी, सॉल्ट मैन्युफैक्चर करती थी, फॉरेन गुड्स बॉयकॉट करती थी, लिकर शॉप पिकेट करती थी। और अर्बन एरिया में ये जो वुमेन्स होती थी वो हाई कास्ट फैमिली से आती थी, और रूरल एरिया में ये वुमेन्स जो होती थी वो रिच पीजेंट्स हाउस होल्ड से आती थी, मतलब पढ़े लिखे घरों से आया करती थी। ठीक है गाइज, तो इस वीडियो में हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो होगी, वो होगी पार्ट 9। हाँ, और शायद वो लास्ट वीडियो हो, मे बी, या सोच रही हूँ 10 पार्ट कर दूँ, 9 थोड़ा और लग रहा है ना। अच्छा, देखती हूँ, शायद एक और वीडियो में बना दूंगी, देखती हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो तुम लोग को थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल आइकन हिट कर देना। ओके, बाय।